अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वकास और आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस को हम अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। आज हम पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप नंबर 3 है वो पैराग्राफ है। तो सबसे पहले इनकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हैं बुलेट्स। बुलेट्स आम तौर पर हमने जब कोई भी एक लिस्ट तैयार करनी होती है, उसमें कोई भी एक स्टार्टिंग में हमने कोई साइन, कोई आइकन या इस तरह की कोई चीज़ ऐड करनी है, तो उसके लिए हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं। सपोज़ आपके पास ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को इसी तरह ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड है, फोर्थ है। आप हर पैराग्राफ, ये इवन हर लाइन को आप अलग से बुलेट अलॉट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो एरो डाउन है, इस एरो पे क्लिक किया तो ये आपके पास डिफरेंट बुलेट्स आ गए। अब जिस बुलेट के ऊपर आप इसको अपने कर्सर को प्लेस करेंगे, वैसे ही नीचे प्रीव्यू में आपको बुलेट्स नज़र आ रहे होंगे। तो जो भी बुलेट आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हर पैराग्राफ के स्टार्ट से, पहली लाइन से वो बुलेट ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो हर एक के ऊपर अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, हर लाइन पर ये अप्लाई करें। सपोज ये आपकी एक लाइन कंप्लीट हुई, आपने ऐसे इसको सेकंड लाइन को, यानी जो नेक्स्ट आपकी सेंटेंस है उसको अगर आप सेकंड लाइन पर लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इसका एंटर करेंगे तो वो उस सेकंड लाइन जो न्यू लाइन जनरेट हुई है उस पर भी बुलेट ऑटोमेटिकली तौर पर अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्पेस है, मार्जिन स्पेस है, ये बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है, जो कि हमने फॉन्ट में इसको रूलर्स में सीखा था, इसी तरह से लेफ़्ट इंडेंट है और आपके पास हैंगिंग इंडेंट है। तो अगर आप लेफ़्ट इंडेंट को प्रीवियस लेके आते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारा कर्सर था, सिर्फ वही लाइन जो है, वही पैराग्राफ पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा तरीका, ये जो हैंगिंग इंडेंट है, आप इस पर क्लिक करें और इसके पीछे लेकर आएँ तो उस पैराग्राफ की सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन पीछे की तरफ आ रही है। और अगर फर्स्ट लाइन इंडेंट को आप करते हैं तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ बुलेट जो है ना वो आगे पीछे हो रहे हैं। तो अगर आप इस पूरे के पूरे डाटा को यहाँ से, ये जो मार्जिन स्पेस है, ये कम करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से जो लेफ़्ट इंडेंट था, यहाँ से आप इसको बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ये है बुलेट्स ऐड करना। इसके अलावा अगर आप कोई नंबर्स इनको देना चाहते हैं, जैसे आप कोई लिस्ट तैयार करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई, तो उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपके पास ये नंबर बुलेट्स हैं। ये देख रहे हैं 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें डॉट जो है वो आइकन से, निशान से लगे हुए हैं, जबकि इधर 1 2 3 लिखा हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे और रोमन काउंटिंग आ जाएगी। तो आप जो भी यहाँ से नंबर देना चाहें, जिस तरह से देना चाहें, वो आ जाएगा। बाद में आप इसको लेफ़्ट इंडेंट से सेटिंग कर सकते हैं इसकी, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है उस तरह एडजस्ट कर दें। अच्छा, सम टाइम आपको ये करना पड़ जाता है कि आपने अरेंज इसको करना है। मतलब यहाँ से अगर आप देखें, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, थर्ड वाली ऑप्शन पर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसको मिसाल के तौर पर सम टाइम हमें टेबल ऑफ कंटेंट में पहले एक नंबर देना होता है, फिर उसका सब नंबर देना होता है, एक मेन हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग्स होती हैं। तो वो यहाँ से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, मेन हेडिंग जो है वो ऊपर आएगी, उसके बाद सेक्शन आ गया, फिर हेडिंग 3 4 5, इस तरह से अगर आप कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यहाँ पे पैटर्न है। इसके अलावा कोई और भी आप चेंजिंग इनके अंदर लाना चाह रहे हैं, नंबर्स की या बुलेट्स की, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप चाहें वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब भी आप नई लाइन में, नए जगह पर जाएंगे, तो वैसे ही वो जो है ना उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग है, यहाँ पर अलाइनमेंट जिसको कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास, ये 3 अलाइनमेंट के लिए हैं और चौथी भी अलाइनमेंट के लिए ही है, लेकिन ये एक मुकम्मल पैराग्राफ के हवाले से है। इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हम ये बात करें, इसका मतलब है लेफ़्ट अलाइन। आपका जो भी डाटा होगा वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा, एक तरतीब में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करता हूँ यहाँ से,
क्लियर फॉर्मेटिंग जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको सीखा था। अब जो जो फॉर्मेट इसके ऊपर लगा हुआ था वो सारा क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, अब अलाइनमेंट की आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये देखें तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है ना वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुई है। इसका मतलब यह है कि जब आप लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, अमूमन इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज जो स्टार्ट लेफ़्ट साइड से होती है पेपर के और राइट साइड की तरफ जाती है, उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि इसको लेफ़्ट अलाइन करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको सेंटर में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखें हॉकी मैच, ये ना ही आपकी लाइन के शुरू में कुछ आपने लिखना है ना ही एंड पे कुछ लिखना है, जस्ट आपने टाइटल और हेडिंग देनी थी तो और सेंटर में देनी थी। तो इसको आप सिलेक्ट करके, यानी नॉर्मल कंडीशन में अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें लेफ्ट साइड पे आएगा। अब एक तरीका यह है कि आप बार बार स्पेस बार दबाते जाएं, एक एक करके दबाते जाएं, इसको सेंटर में लेके आएं, जो कि सही तरीका नहीं है। तो आपने करना ये है, अगर इसको सेंटर में लाना है तो यहाँ पैराग्राफ की अलाइनमेंट में जाएं और ये सेंटर वाली ऑप्शन, ये जो सेंटर वाली ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली तौर पर वो लाइन सेंटर में अलाइन हो जाएगी। उसके बाद है राइट अलाइन। अब सम टाइम आपने कोटेशन, कोई कोट वगैरह लिखना होता है और नीचे जिसका कोटेशन है, जिसका वो कोट है, उसका नाम लिखना होता है, तो वो अमूमन आमतौर पर राइट साइड पे लिखा जाता है। तो अब अगर आप राइट साइड पे लिखेंगे, या तो आप टैब दबाएंगे बार बार उसको एंड पे लेके आएंगे, या दूसरे नंबर पे हमारे पास तरीका ये है कि हम स्पेस बार दबाएंगे। लेकिन ये दोनों तरीके ठीक नहीं है। यहाँ से आप राइट अलाइन इसको करें, इस पर क्लिक करें, आप देखें आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल लास्ट में चला गया। अब यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आखिर में ही लिखा जाएगा। जितना डाटा ज्यादा लिखते जाएंगे वो पीछे की तरफ आता चला जाएगा, लेकिन वो अलाइन आपका राइट साइड पे ही होगा। तो ये है आपके पास इसकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपके पास, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पे देखें फोर्थ, इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, ये इसके पीछे है। तो अमूमन इस तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है वो थोड़ा सा ना देखने में है तो ठीक, कोई इशू तो नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल, मज़ीद ज़रा खूबसूरत बनाएं और प्रेजेंट अच्छा लगे हमें देखते हुए। तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि आप इसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई ये होता है कि जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग तमाम लाइन्स की इक्वल हो, बराबर हो, सवाई एंड वाली लाइन पे, एंड पे जाहिर बात जितना डाटा बचेगा वही आएगा। तो बाकी जितनी भी लाइन्स हैं एक पैराग्राफ के अंदर वो सारी अरेंज हो जाएं, जस्टिफाई हो जाएं। तो इसके लिए यहाँ से आपके पास जो फोर्थ वन ऑप्शन है ये जस्टिफाई की ऑप्शन है। आप जस्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखें कि लाइन की जो एंडिंग है वो बिल्कुल स्मूथ आ गया, स्ट्रेट आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह इसकी और भी ऑप्शन है, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। तो इस तरह से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली तौर पर डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग को एडजस्ट कर देता है और आप आसानी के साथ उस पेपर को रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं। नॉर्मली हम इसको जस्टिफाई ही यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल जो हमने फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई की होती है उसी फॉर्मेटिंग को रखता है और आपको जस्टिफाई करके दे देता है। नेक्स्ट है आपके पास पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे अगर आप गौर करें ये निशान, अब ये जो निशान है, ये जो आइकन है, ये है इंडेंट के लिए। जिस तरह से आपने यहाँ से इंडेंट सेट किया था, सेम ऐसे ही यहाँ से भी आप इंडेंट सेट कर सकते हैं। आप इंडेंट को डिक्रीज यानी मार्जिन को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप देखिए इस पैराग्राफ पर गौर करें और मैं ये क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये इंडेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये जो इंडेंट जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है ये मैक्सिमम यहाँ तक है, इससे मज़ीद पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ जा सकता है, जैसे जैसे आप इसको आगे करेंगे जितना पेज मार्जिन होगा ना, पेज मार्जिन से पीछे नहीं इंडेंट जाएगा, पेज मार्जिन तक ही रहेगा और इस तरह यहाँ से आप इसको पीछे कर सकते हैं। तो ये है लेफ़्ट और राइट इंडेंट। उसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो आपके पास लाइन स्पेसिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम हमारे पास डाटा रिटर्न में कम होता है लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि ये फुल पेज के ऊपर आ जाए, ज़रा अच्छा लगता है। जैसे नोटिस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आपने पेस्ट करनी होती है आप नोटिस बोर्ड के ऊपर या इस तरह से, तो वो डाटा कम होता है लेकिन आपने उसको पूरे पेज के ऊपर लाना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ से लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं और उससे आपका डाटा जो है ना वो लाइन के दरमियान स्पेस जो है बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देखें अभी ये 1.15 पे है, जैसे मैंने 1.5 पे किया आप देख रहे हैं कि वो
उनके दरमियान जो इंक्रीज़ हो गई है स्पेस, एक और दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस बढ़ गई है। अच्छा जी, इस तरह अगर आप इसको 2 पर कर लेते हैं, 2 पे मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है, 3 पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सपोज़ मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 2, तो ये जहाँ पे एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, ये लाइन के दरमियान में डिस्टेंस और पैराग्राफ के दरमियान में डिस्टेंस में आपको स्लाइडर सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। आप इस पैराग्राफ के बाद या किसी दूसरे पैराग्राफ से पहले के दरमियान थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस होती है, उसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे था, मैंने माउस कर्सर यहाँ पे था, मैंने यहाँ से रिमूव वाले पे गया तो देखें अब जितनी एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस थी, अब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान भी उतनी ही स्पेस आ गई है। और ऐड करेंगे तो वो पैराग्राफ के अंदर जो स्पेस है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो ऐड हो जाएगी। बिफोर एंड आफ्टर स्पेस, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। आप रिमूव कर दें तो वो उस तरह से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन है, राइटिंग डायरेक्शन, कि आप राइट से लेफ़्ट लिखना चाह रहे हैं या लेफ़्ट से राइट लिखना चाह रहे हैं। इंग्लिश हमें पता है कि हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, उर्दू या कोई और लैंग्वेज इस तरह की जो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है, तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए हम जो भी डाटा लिखेंगे यहाँ पे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो कॉमनली हम करते ही हैं कि जब भी उर्दू लिखनी होती है तो उसकी डायरेक्शन हम राइट से लेफ़्ट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास उर्दू फ़ॉन्ट्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ से आप इसको जमील नूरी बेहतरीन फ़ॉन्ट्स हैं आप उर्दू लिखने के लिए, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। वो आपको फ़ॉन्ट्स ना इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि आपने फ़ॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं और कहाँ से करने हैं। तो अब देखें यहाँ से आप इसके ऊपर लिख सकते हैं तो ये आप अभी मज़ीद वो कह रहा है कि मिसिंग प्रूफिंग टूल्स, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन टेक्स्ट इन उर्दू विच इजंट बीइंग प्रूफ्ड, यू मे एबल टू गेट प्रूफिंग टूल फॉर दिस लैंग्वेज। कि जैसे हमने ये प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, जैसे ये शाउटिंग अंडरलाइन आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है ब्लू कलर का कि यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दी, फौरन आपने नेक्स्ट वर्ड लिख दिया। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा वो अंडरलाइन रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ रीडिंग हो रही है, मतलब ये हमारा MS ऑफिस ऑटोमेटिकली तौर पर उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा है और हमें बता रहा है कि आपकी यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी स्पेस की मिस्टेक है, आप इस पर क्लिक करें तो स्पेस बार प्रेस करें तो ये मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी। अगर आप मिसाल के तौर पर अभी मुझे तो पता चल गया, अगर आपको पता नहीं चलता तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो ये खुद ही बता देगा कि यहाँ पे ये मसला है, ठीक है। आप देखें ये वेयर्स लिखा हुआ है और साथ स्पेस इसने दी हुई है कि ब्रैकेट और इस वर्ड के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपकी वो एरर करेक्ट हो जाएगा। तो अब सेम यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उर्दू फॉन्ट्स के लिए हमारे पास करेक्शन टूल नहीं है, अभी इस सिस्टम में PC में इंस्टॉल नहीं है। तो आप अगर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आपका नेट से कनेक्टेड है तो यहाँ से डाउनलोड कर लें और आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाएं। इस तरह से वो आपको इंटरनेट ब्राउजर में ले जाएगा और आप वहाँ से इसके फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर लें जो प्रूफिंग टूल्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन के बाद आपके पास नीचे अगर हम देखें तो ये आपके पास शेडिंग है, मतलब जिस तरह से आप कोई शेड वगैरह करते हैं पेपर के ऊपर, सेम यही शेडिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब एक टूल हमने यहाँ पर कमांड पड़ी थी हाईलाइटिंग की, ये है शेडिंग की। हाईलाइट में और शेड में फ़र्क ये है, हाईलाइट सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, जितना आप टेक्स्ट लिखेंगे सिर्फ उसी को हाईलाइट करेगा, बाकी जितनी भी लाइन होगी ना वो वैसे ही वाइट ही रहेगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये शेड करता हूँ ब्लू, या अभी ये चूंकि नज़र नहीं आ रहा नीचे, येलो कर देता हूँ, जैसे करता हूँ नो, सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ इस वजह से, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ से करता हूँ येलो, तो ये इसने इसको शेड। तो ये शेडिंग में ये है कि आप जितने भी डाटे को टेक्स्ट करेंगे ये उतना उसको हाईलाइट कर देगा। ये जो डाटा सिलेक्ट होगा, यहाँ से मैं ये डाटा सिलेक्ट करके
जब मैं इसको शेड करूंगा तो ये वो डाटे को सिर्फ शेड करेगा, पूरी की पूरी लाइन को नहीं करेगा। हाईलाइट, हाईलाइट, शेड, बार बार मुंह से मेरा वर्ड निकल रहा है, हाईलाइट कर देगा। और यहाँ पर जो शेडिंग है ना, शेडिंग का मतलब है इसने पूरी लाइन को शेड कर देना है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये इसने पूरी की पूरी लाइन को कर दिया। तो शेडिंग में और हाईलाइटिंग में ये फर्क है, ये आपने जहन में रखना है अपने। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग के बाद, वो है बॉक्स, बॉर्डर। मैं ये शेड्स खत्म कर लेता हूँ, यहाँ से वाइट कर लेता हूँ, हाईलाइट नो कलर, इसको करता हूँ सिलेक्ट, ये देखिए हाईलाइट हो गया, और यानी रिमूव हो गया, हाईलाइट वाइट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास बॉर्डर्स। आप इसको बॉर्डर में लिखना चाह रहे हैं, सपोज ये डाटा है, आप चाह रहे हैं ये बॉर्डर्स में लिखा जाए, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। बॉटम बॉर्डर, ये देखिए नीचे बॉर्डर आ गया। टॉप, जिस सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर बॉर्डर। लेफ्ट पे बॉर्डर, राइट पर कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। इनसाइड और आउटसाइड उमूमन जहाँ पे पहले से कोई टेबल बना हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है वहाँ पे ये यूज़ होता है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ टेबल, इसकी मदद से आप खुद भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पे ये डाटा जो है ना वो बॉर्डर के अंदर आ गया। अब मैं इसी तरह इस पैराग्राफ को आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ, यहाँ से ऑल बॉर्डर करूँगा तो मेरा जो भी पैराग्राफ होगा ना वो पैराग्राफ वाइज बॉर्डर होगा। अगर मैं इसको ऑल कर देता हूँ, जैसे ये मैं नीचे वाले दो, अब ये भी मैंने 2 से 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि जब भी नेक्स्ट जाएगा तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो ये 3 पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको आउटसाइड बॉर्डर कर दूं, अगर ये देखिए फर्क देख रहे हैं आप, ऑल बॉर्डर में और आउटसाइड बॉर्डर में। ऑल बॉर्डर में ये होता है कि सिर्फ उस पैरा, यानी जितना भी आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके गिर्द सारी साइडों पे वो बॉर्डर लगा देगा। और जो दूसरी ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स की, उसमें जितने पैराग्राफ होंगे सबको अलग अलग बनाएगा। ये देखें यहाँ पे 2 मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किए तो उसने दोनों को अलग अलग बॉर्डर अप्लाई किए हैं। यहाँ मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए थे और आउटसाइड बॉर्डर किया था, तो उसने उसका एक ही बॉर्डर के अंदर सारा डाटा ले आया। अब देखें जैसे मैं यहाँ इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ये मैंने किया, अब मैं इसको आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। पहले मैंने ऑल बॉर्डर किया था, इसको आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा तो वो पहले वाली ऑप्शन पहले रिमूव होगी। आप पहले कह रहे हैं इसको नो बॉर्डर, नो बॉर्डर से सारा बॉर्डर क्लीन हो गया, खत्म हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ से लेके जाएं इसको आउटसाइड बॉर्डर। अब आप यहाँ पे देखें खुद कि जितना डाटा सेलेक्ट किया हुआ था आउटसाइड बॉर्डर आ गया। अच्छा, इसके अलावा आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल, यानी यहाँ से आप जाएं ड्रॉ टेबल में, यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से इंसर्ट ड्रॉ टेबल, यहाँ पे ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, टेबल अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपके पास वो टेबल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये है आपके पास होम टैब में पैराग्राफ की सेटिंग। अब लास्ट वन, सेकंड लास्ट सॉर्ट, यानी आप किसी भी, आपके पास कोई नंबर थे या डाटा था, आप उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है 2 5 7 3 4, तो अब आप चाह रहे हैं इसको अलाइन करना चाहते हैं कि ये ना असेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाए, पहले छोटी रकम फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो ये A to Z यहाँ पे आप क्लिक करें तो वो पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह से सॉर्ट करना चाह रहे हैं, नंबर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूँगा और इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें ये तरतीब आ गई 2 3 4 5 6, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा, अब देखें 7 5 4 3 2। तो ये रो में भी कर सकते हैं, कॉलम्स में भी कर सकते हैं, जितना भी डाटा आप सेलेक्ट करेंगे वो उसको उस तरतीब से कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास शो हाइड। ये आपको जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ शुरू हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है, कोई भी पैराग्राफ, उसके बारे में बताता है। सपोज आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये बता देगा। ये देखें यहाँ से इसने कहा ये स्टार्ट हुआ है, ये जो आपने हेडर यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे एंड हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे एंड है, ये हॉकी मैच का यहाँ पे है, ये यहाँ पर है, ये यानी ये एंडिंग पॉइंट खसूसन आपको शो करेगा, पेज का स्टार्ट पेज का एंड। इसी तरह से डाटे का स्टार्ट और डाटे का एंड,
ये बताएगा। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि पेज, ये वाला जो पेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये कहाँ पर एंड हो रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे इंशाल्लाह। और जब हम पेज को स्प्लिट करते हैं, जब हम ये इंसर्ट पढ़ेंगे, पेज ब्रेक देंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली इसकी ज़रूरत कम होती है, आप इसको अनचेक ही रखते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टाइल्स। स्टाइल्स में यह है कि आप अपने जो भी स्क्रिप्ट है, डाटा है, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ाकर स्टाइल चेंज करता हूँ, जैसे देखें उसका कलर, डिज़ाइन, स्टाइल, जो जो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे वैसे वो चेंज हो जाएगा। लास्ट वन इज़ एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप के अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप एक वर्ड इज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं, आप इज़ लिखें, ये देखिए नेविगेशन पेन यहाँ पे खुद ब खुद ही आ गया जब आपने फाइंड में किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रिप्लेस में जाते हैं तो ये ऑप्शन थोड़ी सी डिफरेंट इस लिहाज से है कि जहाँ जहाँ इज़ है, आप चाह रहे थे कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक कोई डेट स्पेसिफिक लिख दी, बाद में याद आया कि वो डेट तो थी नहीं, या वो डे तो था नहीं, या वो जो वर्ड है उसके अंदर मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। आपने लिखना था जॉयफुल में JOYFUL, आपने डबल एल लिख दिया सारे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो बाद में पता चला हो ये तो हमने चेंज करना था। या दूसरे अल्फाज में आपने किसी को लेटर लिखा था कंपनी को, अब कंपनी वही लेटर आपने कहीं और भी फॉरवर्ड करना है, आप चाह रहे हैं बाकी डाटा वही रहे, सिर्फ वो कंपनी का नाम चेंज हो जाए, लेटर में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे से, तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ इज़ लिखा होगा, मैं सपोज यहाँ पे कर दूँ वॉज, तो जहाँ जहाँ पे भी इज़ होगा ना वहाँ सब जगह पे वॉज हो जाएगा, ठीक है। मैं जब ये रिप्लेस पे फाइंड करूँगा पहले, तो वो मुझे बता देगा कहाँ कहाँ पर है। जैसे ये हाईलाइट कर दिया उसने, जहाँ जहाँ IS लिखा होगा, अब मैं जिस चीज़ से इसको रिप्लेस करूँगा, वॉज जैसे लिखा है तो वहाँ WAS आ जाएगा। तो ये है फाइंड एंड रिप्लेस। तो हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया है। आप इन तमाम ग्रुप्स की प्रैक्टिस करें और इनको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई करें। सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि एक पैराग्राफ लिख के आप माई सेल्फ लिख लें, माई सेल्फ 10 लाइनें अपने बारे में लिखें, और उसके बाद ये सारी चीज़ें उनके ऊपर अप्लाई करें। डिफरेंट तरह का डिज़ाइन, डिफरेंट तरह से स्टाइल, आपको 3-4 फाइल्स भी बनाना पड़े बनाएं। एक फ़ाइल के ऊपर आप एक नाम लिख दें, दूसरी फाइल के ऊपर दूसरा नाम लिख दें, उसकी डिज़ाइनिंग, उसका साइज़, उसका कलर, शेडिंग, हाईलाइटिंग, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें चेंज करें। चाहे आपको 4-5-6 डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं, बनाएं। उससे ये होगा कि आपको उनके दरमियान वेरिएशन का पता चलेगा, फ़र्क का पता चलेगा, और जब आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाएंगे, वो काम प्रैक्टिकली तौर पर करेंगे, तो आपको उस चीज़ का जो है ना वो बेनिफिट इस तरह से मिलेगा कि आपकी प्रैक्टिस पहले हुई होगी, आपको वहाँ बैठ के ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये काम कैसे करना है। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 4। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।